जिंदगी में हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो हमारी आई हुई थी वैद्युतिक पदार्थ के विषय में, मौलिक विद्युत के बारे में, पार्ट 1। और आज हम बात करेंगे उसी के आगे चलते हैं, जिसमें हम आज लेके आए हैं पार्ट 2 मौलिक विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारी कुछ चीजें वहां पर छूट गई थी जिनको आज हम पूरा करेंगे। जैसे वहां पर हम बात करते हैं आज विद्युत वाहक बल के बारे में, क्योंकि उसमें हमने सबने पढ़ लिया है कि विद्युत क्या होती है, कहाँ से बन के आती है, किस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु की संरचना वगैरह हम इसमें सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पहले बात करते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है, विद्युत वाहक बल के बारे में। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या शॉर्ट फॉर्म इसका ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम इसको? ईएमएफ से भी डिनोट करते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप क्या समझते हैं? बल, विद्युत बल, वाहक, वाहक मतलब मोटिव, चलाने वाला, यानी किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर यहाँ पर है, कोई भी चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को चला कौन रहा है? ठीक है, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसमें है, तभी विद्युत धारा बह रही है, बल्ब जल रहा है, या मान के चलिए बल्ब है। ठीक है, कोई सा भी एक बल्ब है, तो इसमें उसको चलाने के लिए किसी ना किसी बल की तो हमें आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चलेगा। ठीक है, हम भी अगर अपने आप को चला रहे हैं तो हमें भी फोर्स लगाना होगा, किसी चीज को धकाने के लिए फोर्स लगाना होगा। ठीक है, किसी चीज को करने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। तो वही फोर्स क्या कहलाता है विद्युत परिपथ में? विद्युत वाहक बल। यानी कि आप फिर समझिए, किसी भी चालक में, ठीक है, आप देखिए ध्यान रखिए, किसी भी चालक तार या किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन्स को या विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, यहां से यहां या यहां से यहां ही मान सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाने वाला, बढ़ाने वाला बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ईएमएफ कहते हैं इसको। इसमें सिर्फ इतना ही मेन होता है, हमारी जो थ्योरी होती है, डीसी थ्योरी जो होती है ना, जिसमें डीसी जनरेटर वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का आना है, विद्युत वाहक बल के बारे में। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए। विद्युत वाहक बल किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाने वाला बल होता है, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ईएमएफ की इकाई क्या होती है? ठीक है, यूनिट क्या होती है? इसकी इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, इसको हम काय में नापते हैं, वोल्ट में, और डिनोट काय में करते हैं ई से। ठीक है, विद्युत वाहक बल को या तो ई से करेंगे और इकाई को काय से करेंगे? वी से। ठीक है, वोल्ट को। अच्छा, वोल्ट क्या है? ये वोल्ट शब्द कहां से आया? ठीक है, ये वोल्ट शब्द कहां से आया? तो देखिए क्या था, एक टाइम पे, बहुत पहले की बात है, लगभग 1800 के दशक में एक वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने विद्युत वाहक बल के विषय में अवधारणा यही दी थी कि किसी भी पदार्थ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन्स को चलाने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। उन्होंने उस टाइम पे 1800 के दशक में एक बैटरी का आविष्कार भी किया था। ठीक है, एक बैटरी का आविष्कार किया था जिसका नाम था वोल्टाइक पाइल। ठीक है, क्या नाम था उसका? वोल्टाइक पाइल। इस बैटरी को उन्होंने पहली अपनी बैटरी बनाई थी, उसी टाइम पे उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था। तो वोल्ट शब्द वहां से आया उसके, इसलिए उनकी इकाई रख दी वोल्ट के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईएमएफ। इसके बाद में मैं बात करूंगा विभव, पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विभव, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। ठीक है, विभव। तो विभव क्या होता है? देखिए विभव के बारे में हम बात करते हैं,
तो विभव क्या होता है, देखिए विभव की एक सीधी सीधी परिभाषा समझ लीजिए। विभव की परिभाषा आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो उसमें विभव की परिभाषा दी है, एक कोई सा भी यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक विद्युतीय क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, कोई धनावेश है, किसी धनावेश को, देखिए ये धनावेश हमें नहीं पता कहाँ है, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से, ये क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी है, अनंत, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहा जाता है, विभव। तो अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाई, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी इकाई भी, वोल्ट होती है। देखिए इसको प्रैक्टिकल तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए यदि आपके घर की छत पर, देखिए घर की छत में अगर मान के चलिए हम 2 टंकी रख देते हैं, कितनी टंकी रख देते हैं, 2 टंकी रख देते हैं। एक टंकी थोड़ी सी ऊंचाई पर रख दी जाती है, एक टंकी को थोड़ी सी निचाई पर रख दी जाती है, ठीक है, इसे यहाँ रख दी, ये है कि टंकी 2 हो गई, 1 हो गई, ये टंकी 2 हो गई हमारी, ठीक है, दूसरे नंबर की टंकी हो गई। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे इस टंकी का पानी इस टंकी में लाना है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है यहाँ पर, तो इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, इन दोनों टंकियों की कंडीशन क्या होना चाहिए। देखिए अगर ये टंकी भी मान के चले यहाँ तक फुल भरी है, ठीक है, ये टंकी अगर फुल भरी है और ये टंकी भी फुल भरी है, तो क्या पानी इसमें आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी विभव समान है, इसका भी विभव यानी पोटेंशियल दोनों के बराबर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों के पोटेंशियल में अंतर करना होगा, यानी कि इस टंकी को या तो थोड़ी हमें खाली करना रखना होगा, इस या तो यहाँ तक इसको भरना होगा, ठीक है, या ये भले ही फुल रहे या इसको यहाँ तक भर के, इन दोनों के विभव में अंतर होना चाहिए, इन दोनों के पानी के लेवल में अंतर होना चाहिए, तभी जाके इसमें से पानी इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको हम विभवांतर कहते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको विभवांतर कैसे किस प्रकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जो विभव यहाँ से पानी चला, ठीक है, पानी फिर क्या होगा, इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, यही इसी को ही विभव कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर विभव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ही जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल जो बल्ब, जैसे मान लो हम बल्ब की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमने स्विच चालू किया तो विभव क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, विद्युत धारा क्या हुई, यहाँ पर निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार क्या होगा, अगर विभव, देखिए वस्तु पर जो विभव होगा, यहाँ कोई वस्तु है उस पर अगर विभव आ रहा है, ठीक है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आ रहा है तो वह धनात्मक होता है, और वस्तु से अगर दूर जा रहा है कहीं और तो वो ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो यहाँ पर आप समझे विभव क्या होता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। विभव किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दिशा को इंगित करता है, ये भी आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, ठीक है, हमेशा विभव जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही प्रवाहित होता है, हायर से कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो कार्य है, ये एक प्रकार का कार्य है, उसको ही हम विभव कहते हैं, ठीक है। तो विभव के बारे में इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। विभव के बारे में अधिकतर इसकी इकाई वगैरह ही पूछ लेते हैं। इसके बाद हम इसी में बात कर लेते हैं विभवांतर की, ठीक है। क्या बात कर लेते हैं हम विभव के बाद, यहाँ पर विभवांतर की बात भी हम इसी में कर लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पानी की टंकी कब भराई थी, जब एक खाली हो या एक भरी हो या दोनों के लेवल असमान हो। तो ये जो लेवल जो असमान है ना, ये जो खाली टंकी, यही इसका विभवांतर कहलाता है। मतलब इनके विभवों में अंतर, किसी भी चालक के दोनों सिरों, देखिए यहां से अगर मान लो, यहां से मैं समझा देता हूं विभवांतर को। जैसे मान के चलिए ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, यहां से मैंने 230 वोल्ट की सप्लाई इसमें दी, कहां तक दी, यहां तक, ये दो इसके बिंदु हो गए, ये हो गया मेरा L1 हो गया, ये L2 बिंदु हो गया। तो यहां तक तो 230 वोल्ट आया, ठीक है, यहां तक तो 230 वोल्ट आया, लेकिन इस बल्ब, जब ये बल्ब बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, आई और आर, वोल्टेज याद रखना हमेशा, क्या ओम का नियम पढ़ा होगा ना आपने, V = IR। तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया,
तो IR यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद क्या यहाँ भी 230 ही बचेगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होगा ना 200 या तो 220 बचेगा या 200, जो भी अंतर आया या एक का अंतर आया, तो इसी एक को क्या कहूंगा मैं? इसी को कहता हूं मैं विभवांतर। इसके विभव में अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभव आया, यहाँ पर जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया है, जो पोटेंशियल जो विभव में जो डिफरेंस आया है, उसी को मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? अंतर कहूंगा। जैसे इसमें यहाँ पर टंकी को मैंने आधी खाली कर दी, तो इसके विभव में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया ताकि ये भर सके। इसी प्रकार हमेशा याद रखना, बल्ब का जलना, पंखे का जलना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी होते हैं, उनके जलना विभवांतर के कारण ही होता है। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, किसके कारण जल गया? विभवांतर के कारण जल गया। विभवांतर नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है कि अगर इनमें डिफरेंस अगर हम करेंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जब तक नहीं होगा इसमें, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो हमेशा कोई चीज एक सी, दोनों अगर खली बली होंगे तो दोनों लड़ते रहेंगे, जीतेंगे कभी नहीं, ठीक है। तो किसी एक को तो कमजोर होना पड़ेगा ना, या कोई एक कमजोर होगा तभी एक जीत पाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज जो एक पॉइंट होगा उसको थोड़ा कमजोर होना पड़ेगा, तभी जाके ये अपने इसको आगे बढ़ने देगा। तो कुल मिला के विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो विभवांतर के कारण ही होता है। विभवांतर नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभवांतर को भी हम वोल्ट में ही नापते हैं। काय में नापते हैं? वोल्ट में ही नापते हैं। तो ये हो गया मेरा विभव और विभवांतर। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो इसी में आपको टर्मिनल वोल्टेज बता देता हूं, ठीक है। कोई भी टर्मिनल, जैसे ये एक बल्ब के उदाहरण ले देते हैं अपन सिंपल सा। इस बल्ब में यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु, किन्हीं दो बिंदु के बीच में मापा गया जो वोल्टेज होता है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है। इन टर्मिनलों पे नापा गया वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आती है, ये टर्मिनल वोल्टेज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। अनंत से किसी बिंदु को लाने के लिए किया गया कार्य होता है, या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में नापी गई वोल्टेज होती है, या फिर इस प्रकार से कोई ऑप्शन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना टर्मिनल वोल्टेज है ना, इन टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में इन दोनों के बीच में नापी गई वोल्टेज ही टर्मिनल वोल्टेज होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वैद्युतिक पावर के बारे में, ठीक है। वैद्युतिक पावर की वैद्युतिक पावर क्या होती है? देखिए, वैद्युतिक पावर क्या चीज होती है? इसको शक्ति बोलते हैं, ठीक है। शक्ति, वैद्युतिक शक्ति, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं पी से। क्या से डिनोट करते हैं? पी से। पावर को पी से डिनोट करते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं है। इसमें सिर्फ या तो इसकी इकाई पूछ लेंगे या फिर इसका सूत्र पूछ लेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नापने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वो पूछ लेंगे। और इसमें यहाँ पर इसके एक हार्स पावर के बारे में कि ये वाट मीट्रिक प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में किस प्रकार से इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो P, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सूत्र की। सूत्र होता है इसका P = V × I। क्या होता है? V, यानी कि वोल्टेज और करंट, ठीक है। V से क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या होता है? पावर होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? वाट। इसको काय में नापते हैं हम? वाट में। इसे बोलते हैं ना 100 वाट का बल्ब। तो 100 वाट का बल्ब क्या है? 100 वाट का बल्ब उसकी वो पावर है, ठीक है। वो पावर है कि उसने 100 वाट की पावर का बल्ब दे दो, ठीक है। हम दुकान पर जाते हैं 1000 वाट की कॉइल मांगते हैं हीटर की। तो हीटर की कॉइल क्या है? वो हीटर की कॉइल उसकी शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। उसकी मानक क्या है? मैंने मानक और मानकीकरण का एक चैप्टर पढ़ाया था। तो हम बोलते हैं ना 1000 वाट की कॉइल दे दो। हम अगर दुकान में जाके बोलेंगे 1000 कॉइल दे दो, तो वो क्या कहेगा? 1000 कॉइल क्या? 1000 वाट की कॉइल दे दो, ठीक है। तो वाट क्या होगा? उसकी यूनिट इकाइयां। मानक और मानकीकरण का चित्र मैंने पढ़ा दिया था, उसमें मैंने आपको समझा दिया है। तो ये होता है P = V × I, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं दुकान पे गया और मैंने दुकानदार से बोला कि भैया मुझे 1000 वाट की कॉइल दे दो। अगर मैं 1000 वाट की कॉइल में लेके आ गया, तो मुझे ये पता करना है कि वो कितने एम्पियर का करंट ले रही है, ठीक है। मुझे क्या मालूम करना है? वो कितने एम्पियर का करंट उसमें ले रही है, ठीक है। 1 एम्पियर ले रही है, 2 एम्पियर ले रही है, 5 एम्पियर ले रही है। तो उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा? इसी P = VI से। देखिए P का मान क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? 1000 वाट। क्या रखूंगा यहाँ पे? 1000, ठीक है। वोल्टेज आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 230 वोल्ट यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई होती है,
ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में वो वोल्ट भी दे देगा कि 230 वोल्ट सप्लाई पर 1000 वाट की कॉइल कितना एम्पियर करंट लेगी। तो ये यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा तो लगभग 100 से अगर मैं 23 को डिवाइड करता हूँ तो ये मान के चलिए आपका लगभग 4 के समथिंग आएगा, लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, लगभग इतना इतना यहाँ पर आएगा। तो ये मेरा एम्पियर में करंट निकल गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, आप थोड़ा सा वो देख लीजिए। ठीक है, वैद्युतिक पावर। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में कोई भी अगर प्रतिरोध लगा है, अगर वो प्रतिरोध 1000 वाट का है और उसमें दिया गया करंट 5 एम्पियर है, तो बताइए कि उसमें वोल्टेज कितना होगा। ऐसा पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा पूछ लेगा तो आपको कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, आपको करना है वही पावर का, P = V × I। ठीक है, इसी का ही आपको सूत्र का प्रयोग करना। अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दी है, P वाट की पावर की दी है, I एम्पियर विद्युत धारा की दी है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 1000 = V × 5 दिया है मेरा ये वैल्यू। यहां से मैं इसको काटूंगा तो यह जाएगा मेरा 200। तो इस परिपथ में कितनी वोल्टेज धारा प्रवाह कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, 200 वोल्ट। देखिए ये है। ठीक है, यहाँ पे आपूर्ति वोल्टेज है 230 वोल्ट। ठीक है, धारा उन्होंने दे दी है कितनी, 5 एम्पियर। अब इसका मुझे यहाँ पर वाट ज्ञात करना है कि ये जो रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है कितने वाट। तो ठीक है, आपको ये समझ में आई। 200 वोल्ट जो सप्लाई, 200 वोल्ट यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे पावर संबंधित थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ प्रणाली होती है पावर को नापने की। एक होती है मेरी कौन सी, ब्रिटिश प्रणाली। एक होती है कौन सी मेरी, ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली होती है। एक होती है मेरी मीट्रिक प्रणाली। कौन सी होती है, मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, देखिए ब्रिटिश प्रणाली में इसको हम FPS भी कहते हैं, इसको कहते हैं MKS। कैसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्रिटिश प्रणाली होती है फुट पाउंड सेकंड में, मीट्रिक प्रणाली होती है MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड में। ठीक है, तो ये होती है अपनी ब्रिटिश प्रणाली FPS में, मीट्रिक प्रणाली होती है MKS में। तो यहाँ पर हार्स पावर के बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। कैसा कि एक हार्स पावर में देखिए हमने दो पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा 746 वाट पढ़ा है, एक हार्स पावर बराबरी पर 735.5 भी पढ़ा है। मैंने तो भैया दो पढ़े हैं क्योंकि एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ कि यार एक हार्स पावर में 746 लगाऊं कि 735 लगाऊं। तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर एग्जाम में इन दोनों में से अगर कोई भी एक, ये दोनों कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों आएंगे तो प्रणाली का नाम लिखा रहेगा। कैसा लिखा रहेगा, देखो 746 वाट जो ये लिखा है ये होता है मेरा ब्रिटिश प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में होता है, ब्रिटिश प्रणाली में। और जो मेरा एक हार्स पावर बराबर पर 735.5 होता है वो होता है मेरा मीट्रिक प्रणाली में। काय में होता है, मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है, इसको FPS भी कहते हैं और इसको MKS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर मान के चलिए ये दोनों अगर ऑप्शन में आ गए, ठीक है, कि एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये समझ लीजिए आप, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि एक हार्स पावर इजिकल टू वाट, ऑप्शन ए दे दिया 735.5 वाट, बी 746.5 वाट, सी 730 वाट, डी 750 वाट। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर डायरेक्ट पूछ ले एक हार्स पावर तो आपको 746 वाट अगर दिया है उसमें 746, सॉरी ये नहीं 735 वाट अगर दिया है तो 735 वाट लगाइए, क्योंकि इन तीनों में से तो कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ लीजिए ना, पढ़ने के लिए तो आया हूं, पढ़ाने के लिए तो आया हूं। तो एक हार्स पावर बराबर पर 746 वाट हो गया, एक हार्स पावर पर 735.5 वाट हो गया, ये हो गया मेरा ब्रिटिश प्रणाली में। अब देखिए एक हार्स पावर अगर यहां पे क्वेश्चन को बदल दे कि मीट्रिक प्रणाली में, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में, प्रणाली के अंतर्गत एक हार्स पावर बराबर पर क्या होगा। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में एक हार्स पावर बराबर पर क्या होगा, और यहां पर ये पॉइंट हटा दे और बाकी सब ऐसा कैसे को ऑप्शन मान लीजिए अपन। अब तो भैया दोनों दे दिए,
ठीक है, अब इसमें दोनों दे दिए तो दोनों में से आप कौन सा लगाओगे आप? अगर आपको ये चीज पता है कि ब्रिटिश प्रणाली में कितना होता है, मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फट से लगा दोगे कि मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है 735.5। अब यही हटा के अगर मैं ब्रिटिश कर दूं, ब्रिटिश प्रणाली कर दूं, अगर मैं ब्रिटिश प्रणाली कर दूं 1 हार्स पावर, तो अब मेरा ऑप्शन क्या है, बदल जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 हार्स पावर बराबर पर 746 वाट भी होता है, 1 हार्स पावर बराबर 735.5 वाट भी होता है। बट कंडीशन, ब्रिटिश प्रणाली हो तो 746 वाट, मीट्रिक प्रणाली हो तो 735.5 वाट। ये बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता ही है 100%। ये कई एग्जाम में पहले आ भी चुका है, तो इस चीज का आप विशेष याद रखना, ये दोनों आ जाता है। ये इसको ब्रिटिश प्रणाली को एफपीएस भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। 1 हार्स पावर ये मीट्रिक प्रणाली, मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली भी इसको कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको विशेषकर ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार वो बोल के बता देता हूं। ब्रिटिश प्रणाली में 1 हार्स पावर बराबर पर 746 वाट होता है, मीट्रिक प्रणाली में 1 हार्स पावर बराबर पर 735.5 वाट होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गई मेरी वैद्युतिक पावर। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। हमने वैद्युतिक शक्ति के बारे में बात कर ली, विभव, विभवांतर, धारा के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? हमने फिजिक्स में 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, हमारी कितनी क्षमता है। मैंने अगर 5 रोटी खाई है तो मैं अब कितना कार्य कर सकता हूँ, वो मेरी क्षमता है। कि मैं यहाँ पर 2 घंटा कार्य कर सकता हूँ कि 3 घंटा कार्य कर सकता हूँ, तो वो मेरी क्षमता है। तो कार्य करने की ऊर्जा को क्षमता कहते हैं। ऊर्जा की इकाई आप सभी को पता ही है, शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का सूत्र होता है यहाँ पर की हुई शक्ति और कितने समय में आपने वो की। ठीक है, वो शक्ति कितने समय तक कार्य करती रही। तो ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति इंटू समय। ठीक है, ऊर्जा को यहां मैं डिनोट करूंगा ई से, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, किससे? P इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा, अब अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि बताइए 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं। ये रेलवे में और एमपीबी दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। रेलवे की एग्जाम, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये आया था कि 1 वाट आवर बराबर कितने जूल होते हैं। तो याद रखिए आप, यहाँ पर देखिए पी की इकाई क्या होती है? वाट। इसकी क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड, या इसको घंटे में भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाट आवर। ठीक है, 1 वाट आवर बराबर कितना होगा? 3600 जूल होता है। कितना जूल होता है? क्योंकि मैंने सेकंड को कहीं बदल दिया, यहाँ पर सेकंड को घंटे में बदल दिया, इसलिए यहाँ पर 3600 हो गया है। ठीक है, जूल बराबर 1 वाट आवर बराबर कितना होगा? 3600 जूल। बस ये चीज याद रख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। 1 वाट आवर बराबर होता है 3600 जूल, क्योंकि यहाँ सेकंड था। सेकंड क्या होता है? 3600 सेकंड में कितने होते हैं? 1 घंटा होता है। घंटे को बदल दिया तो क्या हुआ? यहाँ पर मैंने इंटू कर दिया, जैसे इंटू किया तो ये यहाँ पर 3600 जूल बराबरी पर 1 वाट आवर या 1 वाट आवर बराबर पर 3600 जूल होता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति इंटू समय। ये भी पूछ लेगा, P इंटू टी। ठीक है, कितनी शक्ति कितने समय तक हमने उपयोग की। यहाँ पर अगर वाट, यहाँ पर शक्ति को हम डिनोट करते हैं वाट में, समय को करते हैं सेकंड में, लेकिन हमने सेकंड में यहाँ का सेकंड को घंटे में परिवर्तित कर दिया है, तो यहाँ पर ये 3600 उठ करके यहाँ आ जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड होता है ना, तो 3600 सेकंड वहां पर 1 वाट आवर बराबरी पर कितना हो गया मेरा? 36 जूल पे आ गया। या फिर जूल बराबरी पर यहाँ पर 1 वाट आवर या वाट आवर में कह सकता हूँ। ठीक है, वाट सेकंड होता है, लेकिन सेकंड में नहीं, ये घंटे में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3600 जूल कर दिया है। 1 वाट आवर बराबर होता है 3600 जूल। तो ऊर्जा के बारे में सिर्फ इतनी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, ऊर्जा का प्रकार। ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जिस प्रकार से विद्युत होती है ना 2 प्रकार की, स्थितिज विद्युत और गतिशील विद्युत, इसी प्रकार से ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा,
और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं पी पोटेंशियल एनर्जी से, ये काइनेटिक एनर्जी से के ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र पूछ लेगा आपसे, क्या पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh, ठीक है, mgh है, mdh मत सुन लेना, ठीक है, mdh का मसाला होता है वो दादा वाला, तो वो चीज नहीं होती, यहाँ पर mgh होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है m का मतलब पहले मैं दोनों सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है। ये दोनों चीज आती है देखिए एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी का या तो आपसे सूत्र पूछ लेगा या फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र पूछ लेगा। देखिए m बराबर क्या होगा, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। और इसमें देखिए g होगा यहाँ पर त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण, ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। mgh मतलब याना होगा उसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक वो गया, ठीक है। इसमें देखिए इसमें m का मतलब तो वही होगा वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। v होगा यहाँ पर वस्तु का वेग, क्या होगा, वेग, कितनी कितनी दूरी में या कितने वेग से वो वहां पर गई। तो यहाँ पर ये चीज आप याद रख लेना, खाली ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बारे में आपको बता दिया हूँ, या दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है Pe = mgh, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मतलब होता है 1/2 mv², ठीक है। m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, g का मतलब होता है त्वरण, h का मतलब होता है वस्तु कितनी ऊंचाई पर गई है, ठीक है, कितनी दूरी पर ये गई है। 1/2 mv² ये होता है मेरा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जिसमें m हमारे पास द्रव्यमान होता है, v होता है वस्तु का वेग। तो ये एग्जाम में पूछता है खाली कि इनके सूत्र पूछ लेगा आपको, और ये आपको पढ़ना, क्योंकि ये रेलवे और एमपीबी की कई एग्जाम्स में आ चुका है, लोको पायलट ग्रुप डी की एग्जाम में भी ये चीज आती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें कि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल इसमें अगर क्वेश्चन अगर पूछ ले, ठीक है, जैसे हम अपन ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा का एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं, कि अगर मान के चलिए, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, अगर यहाँ पर वो स्थितिज ऊर्जा का एक अपने ऑप्शन दे दे, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर दे दे कि सबसे पहले देखो स्थितिज ऊर्जा का अगर मान लो वहां पर उसने दे दिया, तो उसने अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इतने ग्राम की वस्तु को इतने हाइट तक उठा दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा या उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला अपने को पहले लिख लेना है, कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है, ये पढ़ा था। अब देखिए वो अगर दे दे कि वस्तु का भार, किसी भी भार दे दे मुझे 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु को अगर अगर ऊंचाई दे दे मुझे यहाँ पर कितना, 5 मीटर तक, ठीक है, 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अगर 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो बताइए उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना सूत्र लिख दूंगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर पर m का मान मुझे दिया है क्या, हाँ ये दिया है, m मतलब द्रव्यमान या भार, ठीक है, कितना दिया है 10। g का मान नहीं दिया है, देखिए g क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का आपने पढ़ा है कि त्वरण का मान हमेशा सर्वदा कहीं भी अगर आप उपयोग करेंगे तो त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। अब देखिए 10 किलोग्राम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, तो यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है 10 किलोग्राम ही ले लीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितनी ऊर्जा वहां पर लगेगी। तो देखिए यहाँ पे 9.81 इंटू हाइट कितनी दी है मुझे, 5 मीटर। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग कितना आएगा आपका, यहाँ पर लगभग 490 के आसपास, कितना, 490 जूल मुझे यहाँ पर एनर्जी लगेगी इसको इतना उठाने में, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी 490 जूल। यहाँ पर अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको, अब यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी या आपकी गति ऊर्जा में पूछे तो 1/2 mv², वहां पर आपको वस्तु का वेग दिया होगा, ठीक है, द्रव्यमान दिया होगा, जो भी चीज दी होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल आएगी। लेकिन याद रखना उसमें त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर वेग डायरेक्ट आपको दे दिया है। यहाँ पर 9 पॉइंट या गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है
इसका मान आपको याद रखना है 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं भी अगर जी का मान आपको दिया जाए तो 9.81 मीटर प्रति सेकंड आपको यहाँ पर रखना है, ये याद रखना है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है। तो आप वहां पर रह जाओगे कि यार हमें तो पता ही नहीं है, तो उसका आप किसी भी तरह से मान रखना, आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। ये तो हो गया आपका मौलिक विद्युत के बारे में, यहाँ तक की थ्योरी थी। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे वैद्युतिक पदार्थ, ठीक है। वैद्युतिक पदार्थ में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। तो देखिए आप लोग, वैद्युतिक पदार्थ है ना, मौलिक विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ में मौलिक विद्युत अपन पढ़ चुके हैं। अब आएगा वैद्युतिक पदार्थ के बारे में। तो देखिए वैद्युतिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने ही हो, चाहे नगण्य हो, चाहे अधिक मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो जैसे वैद्युतिक पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में वर्गीकृत इसको किया गया है। सबसे पहले तो आएगा मेरा चालक। क्या आएगा? चालक यानी कंडक्टर, ठीक है, चालक आएगा कंडक्टर। दूसरा आएगा मेरा आचालक। क्या आएगा? आचालक, इसको बोलता है अपन इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। तीसरा आएगा मेरा अर्धचालक, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। देखिए ये तीनों अब जनरली थोड़ा सा बेसिक में आपको बता देता हूं कि इनको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है चालक। चालक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपने अंदर से निकलने देता है ना, गुजरने देता है। यानी कि जो चालक होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को सुगमता, उसके मार्ग को सुगमता प्रदान करता है, उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेरा आचालक। आचालक पदार्थ का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से गुजरने तो नहीं देते, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से गुजरने तो नहीं देते, साथ में अगर गुजर भी रहे हो तो उसमें बाधा पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर गलती से अगर जा भी रहा हो इलेक्ट्रॉन तो वो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आचालक। जैसे हम लाइन का काम करते हैं, ठीक है, उसमें हम लगाते हैं इंसुलेटर, बोलते हैं उसको। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? वो आचालक, मतलब वो जो पोल है, जो खंबा है, जो वी क्रॉस, जो हमारा क्रॉस आर्म लगा हुआ है, उसके और कंडक्टर के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उसमें से करंट पोल में नहीं आ रहा है या वी क्रॉस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इंसुलेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तीसरा होता है हमारा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं अपन? आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। यानी कि अगर नॉर्मल परिस्थिति में अगर अर्धचालक मेरे पास में है, नॉर्मल, जैसे ये एक अर्धचालक है, ये नॉर्मल स्थिति में है तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन कोई भौतिक परिस्थिति, इसकी किसी भी ताप में, इसके अगर मैं ताप में परिवर्तन कर दूं, उसकी भौतिक परिस्थिति अगर इसको मैं गर्म कर दूं, या कुछ भी ऐसा दूसरी चीज, कोई ऐसा रासायनिक क्रिया हो रही हो, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी अर्धचालक होते हैं, उसमें भी अगर रासायनिक क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं तो आयनों में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अर्धचालक होता है, जो सेमी कंडक्टर होता है, उसमें अगर मैं ताप में, किसमें? ताप में परिवर्तन कर दूं तो वो क्या होता है? कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडक्टर के गुण रखने लगता है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? नॉर्मल अपनी वास्तविक जो भौतिक स्थिति है उसमें तो वो इंसुलेटर का ही काम करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं उसके ताप में परिवर्तन करूंगा, उसके ताप को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, जैसी भी परिस्थिति बनेगी तो वह चालक का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप ध्यान समझ लीजिए, चालक, अचालक, अर्धचालक, ये विद्युत पदार्थ की 3 प्रकार से इनको बांटा गया है, ठीक है। चालक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को सुगमता से अपने अंदर से निकलने देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में। और ये दोनों प्रकार से होता है। इनका नॉर्मल स्थिति में तो ये इंसुलेटर का कार्य करते हैं, लेकिन जैसे इनका मैं ताप बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इनका ताप बढ़ाऊंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें से आर पार होने लगेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का एक बेसिक है। अब इसके बारे में अब हम सबसे पहले बात करेंगे चालक पदार्थों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम? अब चालक पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पे चालक के विषय में बात करेंगे हम, ठीक है। चालक,
तो चालक, देखिए चालक क्या होता है, चालक वही चीज होती है मैंने आपको बताई कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को सुगमता से प्रवाहित होने देती है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। चालक की क्या विशेषता होनी चाहिए, कोई भी कंडक्टर एक गुड कंडक्टर कैसे बनेगा, एक अच्छा चालक कैसे बनेगा, उसका सबसे पहले तो प्रतिरोध, क्या चीज, उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है, और उसकी चालकता, ठीक है, क्या होनी चाहिए, उसकी चालकता अधिक होना चाहिए। ये दो चीजें उसका होना चाहिए। प्रतिरोध को हम एक नाम से जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या चीज होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का विभाग होता है जो कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, चालकता इसकी अधिक होना चाहिए, ये एक अच्छे चालक के गुण होते हैं, ठीक है। तो चालक के विषय में ये चीज हो गई। यहाँ एक गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से या विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाह करने में सुगमता रास्ता प्रदान करता है, किसी प्रकार कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चालक। अब चालक देखिए, चालक क्या है, एक पदार्थ ही है ना। जिस प्रकार से पदार्थ की तीन तीन मूल अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सबको पता है, फिजिक्स सबने पढ़ी है, थोड़ी बहुत 10th में हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती है ना, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है 10th क्लास में, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस, ये होती हैं आपकी पदार्थ की तीन अवस्थाएं। तो पदार्थ क्या है, चालक है ना, चालक क्या है, पदार्थ है। तो चालक पदार्थ की ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से मतलब आप समझ गए, प्रैक्टिकल रूप में आप जनरली यूज करते हैं ठोस के, वायर लेके आते हैं मार्केट से, खरीदते हैं, क्या लेके आते हैं, बोलते हैं ना कि 10 फीट वायर दो, बल्ब लगाना है, तो वो उसके अंदर जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर कौन सा होता है, क्या गैस लेके आते हैं, क्या द्रव लेके आते हैं, लेके क्या आते हैं, जो चालक होता है वो ठोस होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठोस मतलब ठोस पदार्थ, यानी जो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया मेरा, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, और इसके बाद में टंगिस्टन हो गया। टंगिस्टन का मतलब समझते हो ना, जो हीटर की कॉइल होती है, ठीक है, टंगिस्टन हो गया, ठीक है, निकल हो गया, सोना हो गया, भाई सोना भी चालक है, चांदी हो गया, सबसे ज्यादा चालकता होती है सोने की, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ठोस, ठीक है। द्रव में कौन कौन से आएगा, लिक्विड में सबसे पहला तो आप जनरल यूज करो जल, ठीक है, पानी में करंट आता है ना, पानी में करंट आता है, आता है, ठीक है। तो जल हो गया सबसे पहले, H2O क्या बोलूंगा मैं, जल, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, SiNO3, ये होता है मेरा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसका उपयोग बताऊंगा अभी काय में करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, जब हम पदार्थों के बारे में और पढ़ेंगे डीपली में। तो ये हो गया द्रव, ठीक है, आप जल से याद रखिए, ज्यादा इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जल। तो ये लिक्विड होता है, जो पदार्थ होता है वो होता है चालक, ठीक है, द्रव अवस्था। गैस अवस्था में आपने देखा होगा आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया, नियान, ठीक है, नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस काय में होती है, अब जो टेस्टर वगैरह होता है ना, जो टेस्टर होता है, उस टेस्टर में जो वो बल्ब जलता है, उसमें कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। तो वो चालक ही है ना, इसलिए जल रहा है, वो उसके उसमें तापीय प्रभाव पे काम करता है, उस प्रकाशीय प्रभाव पे वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, जैसे हमने फेज में लगाया उसको और वो जलने लगता है, ठीक है, हमें वो इंडिकेट करता है कि हाँ इसमें फेस है अथवा नहीं है। तो ये हो गया गैस। तो पदार्थ जो होता है, चालक होता है कंडक्टर, सबसे पहली चीज आप याद रखिए, कंडक्टर की जो होती है चालकता उसकी अधिक होना चाहिए, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। तीसरी चीज, चालक तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, चालक को ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ठोस में आते हैं हमारे से एल्यूमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, निकिल, सोना, चांदी इत्यादि बहुत सारे हैं, और भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमारे हो गए कौन से, ठोस में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में भी हमारे चालक पदार्थ होते हैं। तो लिक्विड में चालक पदार्थ होते हैं जल, हम कहते हैं जल में, पानी में करंट आ जाता है, पानी में जल्दी अर्थ पकड़ता है, करंट आ जाता है, बहुत जल्दी करंट आता है, तो ये जल हो गया। गैस, ठीक है, गैस यानी गैसी पदार्थ के रूप में भी होता है, गैस में कैसा होता है, आर्गन, नियान, हीलियम, इस प्रकार की जो गैसें होती हैं, उन गैसों में भी विद्युत का प्रवाह होता है। ये एक बहुत अच्छी चालक होती है विद्युत की, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये तो हो गया भैया चालक, ठीक है। अब चालक के बारे में हम थोड़ी सी एक चीज और पढ़ लेते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों चालकों के बारे में अगर हम बात करेंगे, कंडक्टर के बारे में, तो सबसे अधिक कंडक्टेंस या चालकता होती है, ठोस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठोस में अगर सबसे ज्यादा चालकता होती है तो वो होती है सोना की, ठीक है, सोना, गोल्ड, ठीक है, किसकी होती है, सोना की होती है। तो सोना क्या हो, सोना यानी गोल्ड, ठीक है,
सुना ही होगा आपने, सबके घरों में होता ही है। तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है ये विद्युत का, सबसे वेरी गुड कंडक्टर। इसके बाद अगर नंबर आता है तो चांदी तांबा वगैरह का आता है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर यही आता है। इसकी चालकता लगभग 99% तक होती है। कितनी होती है? 99% चालकता होती है। इसमें प्रतिरोध मात्र 1% होता है, 0 से 1% होता है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, ये होता है सोना। ये क्या है, थोड़ी सी महंगी धातु है। ठीक है, इसका उपयोग पहले करते थे कंप्यूटर्स वगैरह में, थोड़े से कुछ वायर वगैरह में इसका उपयोग करते थे, लेकिन अब ये क्या है, महंगा होने के कारण इसका उपयोग बंद हो गया है। ठीक है, तो ये सोना सबसे वेरी गुड। अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन सा है, अगर ऑप्शन में अगर ये दे दे तो इसके बाद तो किसी को देखना ही नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में अगर ये दे दिया ऑप्शन में, तो आंख बंद करके सोना पे टिक लगा के आ जाना, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोना सबसे अच्छा चालक होता है। दूसरा आता है मेरा सोने के बाद में चांदी। ठीक है, चांदी देखिए, जो महंगी चीज होगी उसमें गुण भी महंगे ही होंगे। ठीक है, चांदी देखिए, चांदी चांदी भी विद्युत का एक बहुत अच्छा चालक है, जो कि लगभग इसकी जो चालकता होती है, इसकी चालकता लगभग सोने से तो कम होती है, लेकिन 98% तक इसकी चालकता होती है। ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से, सुगमता से प्रवाहित होने देता है। ठीक है, इसका उपयोग इसे बता रहा हूं मैं। तो 98% इसकी चालकता हो गई। ठीक है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम में आता है, ये आप नोट कर लेना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 1.64 माइक्रो ओम। कितना होता है? माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? माइक्रो ओम, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। कितनी क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। लेकिन 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए, माइक्रो छोड़ो, नैनो छोड़ो, डायरेक्ट ओम छोड़ो, डायरेक्ट माइक्रो ओम सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही नगण्य के बराबर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो कि मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सोना के बाद में अगर कोई चीज आती है तो वो आती है चांदी, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और इसकी चालकता होती है 98%। सोने से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लगभग बराबरी होता है। और एक चीज आप ये चीज याद रखना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये इनका एक मानक तापमान होता है। इसी तापमान पर अगर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसी तापमान पर अगर हम चांदी का उपयोग करेंगे तो हमें ये विशिष्ट प्रतिरोध मिलेगा। अन्यथा जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध ये बढ़ जाएगा, फिर इसकी चालकता कम हो जाएगी। तो ये इसका मानक तापमान है, इसी तापमान पर इसको हम उपयोग कर सकते हैं, तो हमें अच्छी चालकता वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि बताइए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, निम्न में से होगा कुछ भी, 1 2 3 1.64 दे देगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा? 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में ही आंसर देना है। अगर 1.64 ओम सेंटीमीटर में लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, सही कौन सा होगा? 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सोना चांदी। अब आता है हमारा तीसरा तांबा। क्या आता है? तांबा। ठीक है, कॉपर, इसका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं, तांबा। ठीक है, कॉपर। ठीक है, कॉपर, कॉपर जो होता है इसकी जो चालकता होती है, ठीक है, जो तांबे की चालकता होती है वो लगभग 90% होती है। कितनी होती है? 90। क्योंकि अपन कहते हैं ना तांबे, भाई पंखा अगर भराने का है तो उससे बोलते हैं भैया कॉपर का भर देना यार, एल्यूमिनियम का मत भरना। ठीक है, क्यों मत भरना? क्योंकि तांबे की, देखो चांदी का तो भरवाओगे नहीं आप लोग, ठीक है, चांदी का कोई नहीं भरवाएगा, सोने का भी कोई नहीं भरवाएगा, तो भरवाएगा किसका? तांबे का। ठीक है, तो तांबे का ये जो हम जो पंखा वगैरह जो भरवाते हैं वो लोग एल्यूमिनियम का भरते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और सस्ता आता है। लेकिन कॉपर का आप भरवाओगे तो महंगा क्यों आता है? क्योंकि ये धातु महंगी आती है। ठीक है, कॉपर क्या होता है ना, महंगा होता है, इसकी चालकता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, 98% तक होती है। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, देखिए दोस्तों, ये आप चीज याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध, ये अभी रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये चीज आप विशेष ध्यान रखना, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आता ही है।
ठीक है। कॉपर, तो तांबा, देखिए चालक, चालक की बात करूंगा, चालक में सोना चांदी के बाद किसी जगह नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है तांबे का। तो तांबे का जो कंडक्टेंस होती है, जो उसकी चालकता होती है, वो कितनी होती है, 90% समथिंग होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो कॉपर का उपयोग तो आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है, कूलर पंखे की वाइंडिंग भरने में करते हैं, ठीक है, इमर्सन हीटर्स होते हैं उनमें करते हैं, इंडक्शन की वाइंडिंग में करते हैं, ठीक है, इंडक्शन वगैरह में होता है। तो ये तांबे का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नाइक्रोम की। किसकी बात कर लेते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम आप जानते हो, नाइक्रोम, नाइक्रोम जो आप लोग हीटर यूज करते हैं ना, वैसे तो नहीं करना चाहिए हीटर यूज, ठीक है, ये गलत है। बिजली का अधिक उपयोग भी होता है। देखिए बिजली क्या है, बिजली एक लिमिटेड हमारे पास एक स्रोत है बिजली के, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोड शेडिंग के कारण लाइट कट जाती है। क्यों कट जाती है, क्योंकि विद्युत का इतना उपयोग हम लोग कर चुके होते हैं, ठीक है, विद्युत का इतना उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए नाइक्रोम देखा है, नाइक्रोम हीटर में उपयोग होता है, मैंने जैसे मैंने बताया। तो ये जो धातु होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये क्या होती है, देखिए 80% निकिल, निकिल एक धातु होती है, 80% निकिल प्लस 20% क्रोमियम, 20% क्रोमियम से मिलकर बनी हुई धातु होती है नाइक्रोम, ठीक है। वो जो नाइक्रोम का तार होता है ना, जो अपन हीटर में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है, उससे मिलके बनी होती है हमारी नाइक्रोम की तार, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये लाल बहुत ज्यादा गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो दोनों आपस में दम लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी दम लगाएगा, उधर से प्रतिरोध भी दम लगाएगा। जब दोनों लड़ेंगे तो उसके फलस्वरूप वहां पे क्या होगा, वहां पे उष्मा उत्पन्न होगी। उष्मा से क्या है, ये चमकेगा, ठीक है, वो तार चमकने लगता है, तब जाके उसका नाइक्रोम हम बोलते हैं ना, जब जाके वो उस पे हीटर हीटर पे हम लोग खाना पकाते, जो भी कार्य हमें करना होता है वो हम करते हैं। तो इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होने के कारण इसका उपयोग काय में किया जाता है, हीटर हो गया, ठीक है। हमारा जो टोस्टर होता है, एक टोस्टर आता है, उस टोस्टर में किया जाता है, ठीक है। एक जो चाय की हमारी केतली आती है, उस एक केतली में किया जाता है, इसमें उसी में चाय बना के उसी में सब हो जाता है। तो केतली वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ये होता है नाइक्रोम, ठीक है। 80% निकिल और 20% क्रोमियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइक्रोम तार का जो गलनांक, देखिए इसका गलनांक भी बहुत होता है, ठीक है, ये इतनी आसानी से गलती नहीं है। नाइक्रोम का गलनांक भी बहुत होता है, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसका गलनांक, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबलने लगता है, ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टूटता नहीं है ये तार। इसके ऊपर अगर हुआ ना तो ये तार टूटने लगता है। देखते हैं ना अपन, जैसे अपन वहां पे ले आते हैं कि भैया 1500 वाट की दे दो या इतने वाट, 2000 वाट की टूटने लगती है बहुत ज्यादा, तो वो क्या है, वो फिर उसका तापमान बहुत ज्यादा होने लगता है, उसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो टूटने लगती है क्वाइल बीच बीच में से। तो उसका कारण यही होता है कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जहां उसका तापमान पहुंचा वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका एक तो आप गलनांक याद रख लीजिए कि नाइक्रोम का गलनांक लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। परसेंटेज याद रखना हो तो रख सकते हैं आप। 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इसका नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध लगभग होता है 1.10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, -6 से लेके लगभग होता है 1.50 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर तक इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखना कि चालक होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम एक चालक है, चालक तो है लेकिन कैसा चालक है, वो विशिष्ट उच्च प्रतिरोध वाला चालक है। 80% निकिल 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसका जो गलनांक होता है, जो इसका गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इससे ज्यादा तापमान पर ये गलने लगता है। इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 1.10 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर से 1.50 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर तक। तो ये एग्जाम में सिर्फ यही चीज आती है, इसके अलावा इसमें ज्यादा डीपली नहीं है कुछ भी कि ये कहाँ से आती, कहाँ से निकलती, कहाँ से खुदाई होती, वो चीज अलग है। तो इतनी चीज आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका नाइक्रोम।
तो अगला हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, ये हो गया मेरा सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, नाइक्रोम हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग हम लोग सबसे अधिक करते हैं बिजली विभाग वाले। कौन करते हैं? बिजली विभाग वाले। बिजली विभाग वाले सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी खंभों पर आप तार देखते हैं वो सब काय के होते हैं? वो सब होते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के तार होते हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है इसको एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है? वो भी एक ठोस चालक है। ठीक है, ठोस चालक होता है। ये क्या होता है? ये एक आघात वर्धनीय होता है चालक और तन्य होता है। ठीक है, क्या होता है? तन्य होता है। मतलब हम इसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि करके इसको हम तार की तरह खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें ये गुण विद्यमान होता है, इसलिए इसका उपयोग कंडक्टर या तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो 11 केवी के तार, एलटी के तार, ये तार बनाते हैं वो एल्यूमिनियम से ही बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम धातु की चालकता, लगभग इसकी अगर मैं चालकता की बात कर लूं तो लगभग इसकी ज्यादा तो नहीं होती, इसकी चालकता लगभग 60% होती है। लेकिन इसका उपयोग इतना ज्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ सस्ता आता है। यहाँ कॉपर, देखिए पहले जब तार खिंचे हुए थे 11 केवी के एलटी के, तो वो कॉपर के थे। ठीक है, उस टाइम पे कॉपर सस्ता था। अब लेकिन यहाँ पे तांबा जो हो गया महंगा हो गया है, तो उसका उपयोग बहुत कम हो गया है। उसकी जगह पे एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि इसकी जो आघातवर्धना तन्यता भी उससे ज्यादा है। ठीक है, और चालकता तो हालांकि कम है, चालकता तांबे से कम है, लेकिन इसकी आघातवर्धनीयता और इसकी तन्यता तांबे से ज्यादा होती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है और ये सस्ता होता है। मेन चीज तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यह सस्ता होता है। तो चालकता इसकी 60% हो गई और यहाँ पे मार्केट में सस्ता होने के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है लगभग, बस चालकता। तो ये है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार की धातुएं हैं, मैग्नीन है, ठीक है, टंगस्टन है और यूरेका है। तो ये चीजें भी बहुत सारी धातुएं हैं, लगभग 50 धातुएं हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है। तो मैंने आपको मेन जो धातुएं थी उनके बारे में बता दिया। ये वो सब आप नोट जरूर कर लेना एक कॉपी में, क्योंकि ये छोटे छोटे नोट्स बहुत काम आते हैं। एग्जाम दे के आओगे, कहोगे यार ये तो हम पढ़ लेते, तो ये आज हमारा एग्जाम क्लियर हो गया था, कल 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। वो 1 नंबर ही तो है काफी। ठीक है, भुक्तभोगी खुद बैठे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो ये हो गया आपके वैद्युतिक पदार्थ के बारे में, जो प्रमुख पदार्थ था उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा चैप्टर में एक चीज और है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। अब मैं बात कर देता हूँ अचालक के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया चालक। अब बात करेंगे हम इंसुलेटर के बारे में कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर यानी अचालक, यानी इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं भैया। ये भी ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, अचालक का मतलब आपको पता है ना, जो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना हो सके। ठीक है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह ना करने दे अवरोध, बल्कि और उसकी चालकता को और कम कर देते हैं। ठीक है, जितनी चालकता है उससे और कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम अचालक। ठीक है, इंसुलेटर। तो ठोस इंसुलेटर में आप जैसे देखते हैं, हमने देखा है पीवीसी, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रेजिन हो गया। ठीक है, रेजिन, ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया। ये सब क्या है? ठोस अचालक है। द्रव अचालक में मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूंगा। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये क्या है? यही भैया इंसुलेटर है। कभी भी इनको चालक में मत लेना आप। ठीक है, चालक में नहीं लेना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो गैसें हैं वो अचालक है, इंसुलेटर का कार्य करती हैं। ठीक है, अगला आता है मेरा गैस। गैस में सबसे चीज ले लो आप, हवा ले लो। ठीक है, जब सबसे बेस्ट उदाहरण है हवा। ठीक है, सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? हवा। देखो कैसे समझते हैं हम गैस अचालक में। जैसे मेरा जो पोल है, ठीक है, विद्युत का एक खंबा है, इसमें जो 3 तार मेरे जाते हैं ना, ये 3 तार होते हैं। इन 3 तारों के बीच में जो एक हवा होती है ना, जो हवा, वो इन 3 तारों के बीच में इंसुलेटर का काम करती है। क्या काम करती है? इंसुलेटर का। ये आप, इसका करंट इसमें नहीं आएगा, इसका करंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये भले ही दूर दूर होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर चलता है। क्या चलता है? इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चलता है। तो ये हवा जो होती है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को उसी तक रखती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गैस। ठीक है, गैस जो होगा ये भी एक, इसमें हवा जो होगी एक अचालक का कार्य ही करती है। ठीक है,
तो ये हो गए आपके ठोस, द्रव और गैस अचालक। अब हम थोड़े से कुछ अचालक पदार्थ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अचालक पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, अचालक पदार्थ की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए अचालक कुछ में विशेष प्रकार के अचालक के बारे में आपको बता देता हूँ। ज्यादा बहुत सारे अचालक है, कई प्रकार के अचालक होते हैं, जिनमें से कुछ खास खास होते हैं अचालक। जैसे मैं आप बात कर लेता हूँ अभ्रक की। ठीक है, अभ्रक, अभ्रक यानी माइका, वो माइका नहीं, ये माइका बोलते हैं इसको। ठीक है, अभ्रक हो गया। ठीक है, एस्बेस्टस हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ठीक है, पोर्सिलिन हो गया। पोर्सिलिन का एक और नाम क्या है, चीनी मिट्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी। देखा ना आपने, मक्के वगैरह चीनी मिट्टी के होते हैं, तो ये होता है चीनी मिट्टी। ठीक है, ये हो गई मेरी चीनी मिट्टी। तो ये अभ्रक, देखो अभ्रक, अभ्रक क्या होता है, एक प्रकार का ये एक थोड़ा लचीला लचीला सा पदार्थ होता है। क्या होता है, लचीला होता है। आपने देखा होगा जो आपकी प्रेस होती है ना, प्रेस, प्रेस आप सब जानते हैं। प्रेस को अगर कभी आपने खुरापाती की होगी, कभी सुधारने की कोशिश की होगी, तो उसके अंदर से एक पतली सी पन्नी टाइप में निकलती है। ठीक है, पतली सी इस प्रकार की एक पन्नी होती है प्रेस के अंदर, एक ऐसी पतली हुई पन्नी होती है, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो टूटती नहीं है, वो लटक जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो थोड़ा सा उस पर इंसुलेशन टाइप में होता है, तो उसको बोलते हैं हम अभ्रक। तो वो क्या होता है, एक अभ्रक। ठीक है, माइका, जिसको बोलते हैं माइका। ठीक है, उसको बोलते हैं। उसी के नीचे होती है ये अपना एस्बेस्टस, सॉरी एस्बेस्टस होता है। उसके नीचे आपने देखा होगा ऐसा एक मिट्टी मिट्टी टाइप में रखा होता है उस प्रेस के नीचे, जिसको हम अगर हाथ से लगाएंगे तो वो मिट्टी की तरह बिखरने लगता है। ठीक है, बिखर जाता है। तो उसका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, एक अचालक पदार्थ तो होता है जो कि उष्मा को जो है नीचे, जो उसका बेस होता है ना प्रेस का जो बेस जो गर्म होता है, उसके इसके उस पार नहीं जाने देती। ठीक है, जो माइका लगा होता है ना, उसके इस पार नहीं जाने देती, लेकिन नमी को जरूर सोख लेती है। ये नमी को बहुत आसानी से सोख लेती है। हमारे जो एस्बेस्टस के चद्दर वगैरह, जैसे आईटीआई वगैरह आपने की होगी, तो सीमेंट के चद्दर लगे होते हैं ऊपर, तो सीमेंट के चद्दर क्या, पोर्सिलिन वो होता है आपका एस्बेस्टस। ठीक है, एक प्रकार से क्या होता है उसमें, एस्बेस्टस होता है। ठीक है, जो नमी को सोख लेता है अपने अंदर। ठीक है, नमी को तो वो वैसे सोख लेता है, लेकिन जो हीट होती है ना, हीट को आर पार नहीं जाने देता है। जाने देता है लेकिन कम मात्रा में जाने देता है, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तीसरा था पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी। देखिए चीनी मिट्टी, हम इंसुलेटर वगैरह उपयोग करते हैं, बिजली विभाग वाले बहुत अच्छे से जानते हैं पोर्सिलिन को। वो मिट्टी होती है चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी होती है। ये क्या होती है, ठोस पदार्थ होती है, जो कि ये अचालक, बहुत अच्छा अचालक माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा अचालक माना जाता है। भंगुर होता है, फूट जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा अचालक माना जाता है। तो ये होता है पोर्सिलिन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अब हम आ गए हैं अचालकों के वर्गीकरण में, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, लेकिन टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में जितनी भी अगर एग्जाम अभी हुई, अगर 5 एग्जाम हुई है, 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही गया है, एक ना एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चालकों का वर्गीकरण। चालकों का वर्गीकरण किया गया है 7 कैटेगरीज में, इसको 7 ग्रुप में रखा गया है। कितने ग्रुप में रखा गया है, 7 ग्रुप में रखा गया है अचालकों का। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप समझना, अचालकों को 7 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इनको देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ ग्रुप, एक तालिका बनती है इसकी, ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लिख दिया मैंने। यहाँ पे इसका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिख दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड में, जो उसका सुरक्षित तापमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुरक्षित तापमान का मतलब ये होता है कि इस तापमान के बाद अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो चीज जल जाएगी, वो अचालक जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्रुप की बात करूंगा। सबसे पहले मैं ग्रुप रखूंगा वाई। ठीक है, जो वाई ग्रुप होता है उसका जो सुरक्षित तापमान होता है वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि अचालकों में वाई ग्रुप का सुरक्षित तापमान क्या होता है या कितना होता है, तो कितना होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी MPPGCL में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे अभी भी याद है कि अचालकों में जो उनके सुरक्षित तापमान में वाई ग्रुप का टेम्परेचर, सुरक्षित तापमान कितना होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड को अचालकों में किस ग्रुप, अचालकों के वर्गीकरण में किस ग्रुप में रखा गया है, तो कौन से ग्रुप में रखा गया है, वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप के बाद में मेरा आता है एच ग्रुप। ठीक है, एच ग्रुप का सुरक्षित तापमान होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका तापमान होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में आता है मेरा बी। ठीक है, कौन सा, बी ग्रुप, इसमें होता है मेरा 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आता है मेरा ई,
ई का टेम्परेचर होता है सुरक्षित तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में आता है मेरा सी। देखिए सी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 200, 220 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन तीनों में से कोई सा भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो तीनों में से कोई सा भी अगर एक हो तो वो सही होगा। इसके बाद में मेरा आएगा ए ग्रुप। ठीक है, ए ग्रुप का जो तापमान होता है वो होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में मेरा लास्ट आता है एफ। ठीक है, जो एफ होता है उसका जो सुरक्षित तापमान होता है वो होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 7 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 ग्रुपों में इनको रखा गया है। ठीक है, इन 7 ग्रुपों में इनको रखा गया है। तो ये तालिका आपको जरूर याद करना है। ठीक है, कि किस ग्रुप में कितना डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आता है। इनमें जो जो पदार्थ आते हैं उनके बारे में हालांकि नहीं पूछते हैं, लेकिन एक बार आपके थ्योरी बुक में देख लेना, उसमें दिया हुआ है, उसको इस तरह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी चीज जलने लगती है। ये उसका टेम्परेचर, उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इस जैसे एल्यूमिनियम का गलनांक होता है, इसका तापमान तापन अंक कितना है। ठीक है, वो चीज आप देख लेना, वो आपको बुक में मिल जाएगी। तो ये चीज आप जरूर नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई ग्रुप को 90 डिग्री, एच ग्रुप को 180 डिग्री, बी को 130 डिग्री, ई को 120 डिग्री, सी को 200, 220 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका सुरक्षित तापमान इस ग्रुप के पदार्थों के लिए रखा गया है। ए हो गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड और एफ हो गया 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको बहुत, ये तो आप रट लो, ये चीज होती है रटने वाली। ठीक है, इसको आप रट लो कि जहां पे कुछ भी लिखा, वाई लिखा, एच लिखा, बी लिखा, ई लिखा, जैसे भी लिखा वो हम इसको समझ जाएं। देखो मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूं आपको, जैसे आपको इसको याद करना है तो एक समझने वाली ट्रिक। देखिए जैसे ये लिखा है वाई के आगे 90 लिखा है। ठीक है, यहां देखना आप ध्यान से, ये लिखा है वाई और ये लिखा है कितना 90। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन कि यार वाई में कितना था, तो कुछ मत करिए, जो वाई है ना इसको बना दीजिए यहाँ पे ऐसा, तो ये 9 हो गया ना। कितना हो गया, ये 9 हो गया ना, तो ये 90, ये हो गया मेरा 90। ठीक है, तो वाई ग्रुप में कौन सा 90 आएगा। इसी प्रकार जैसे देखो एच देखो, ठीक है, एच देखा मैंने यहाँ पे, एच में देखो एच का कितना है 180 डिग्री है ना। तो एच को क्या करो, एच को कुछ मत करो, जो मैंने एच बनाया है ना, ये एच बनाया है, इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, ये हो गया 8 हो गया ना। बीच में क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है ना, तो कुछ नहीं है, 8 मतलब 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार देखो बी लिखा है, ठीक है, बी लिखा है ना, तो बी ये 3 दिख रहा है यहाँ पर, 1 और 3, तो यहाँ 1 लिखा, 3 लिखा और 0 लगा, तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये देख लो। इसी प्रकार से जैसे मान लो एफ या ए लिखा है, ठीक है, ए लिखा है, तो इसका तो अपने को याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं आपको। ए का कितना लिखा है यहाँ पर 105 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है ना, ए का 105, तो जो ए हो गया ये हो गया मेरा 0 जैसा हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका अपना अपना तरीका है भैया, मेरा तरीका तो यही था, मैंने तो इसी प्रकार से तालिका याद की थी। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता था किसमें, ई में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि इसकी कोई प्रकाश नहीं है। तो ई का देखो 120 डिग्री आप मान लीजिए, ठीक है, ये है 1, इसको आप जिस तरह आपको रटना है, मैंने तो ये रट लिया था, क्योंकि ई का होता है 120 डिग्री सुरक्षित तापमान होता है अचालक पदार्थों का। ठीक है, तो ये होगा, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखना। ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको भी थोड़ा सा वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अचालकों का वर्गीकरण। इस अचालक में इतना ही है, बाकी जो पदार्थ होते हैं अचालक, जो पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस और बेकेलाइट वगैरह, जैसे जो बोर्ड अपने बिजली के बोर्ड बनते हैं, होल्डर बनते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें पढ़ने के लिए, इसको आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अर्धचालक पे। किस पे आएंगे, सेमीकंडक्टर्स। बेचारे कहीं के नहीं रहते, ना तो वो चालक रहते हैं ना ही अचालक रहते हैं, वो उनके तापमान के उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ही हम उसका तापमान थोड़ा बहुत यहाँ वहां करेंगे तो वो कंडक्टर का काम करने लगता है, नहीं तो बेचारे पड़े हैं तो पड़े ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब अर्धचालकों। तो दोस्तों अर्धचालक, देखिए अर्धचालक का मतलब ये होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, चालक भी हो वो, ठीक है, प्लस वो अचालक भी हो। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, दोनों कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। कंडीशन होती है इनके ऊपर। देखिए चालक क्या होता है, जब उसके तापमान में थोड़ी बहुत हम कमी या वृद्धि कर देते हैं तो वो चालक का गुना जाता है। अचालक जब वो नॉर्मल परिस्थिति में रहता है, जैसे मान के चलिए, देखिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। अर्धचालक वहां होता है, देखिए अर्धचालक के जो अंतिम कक्षा होती है, जो परमाणु होता है ना,
परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? हमेशा एक चीज याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि अर्धचालकों के परमाणु में, अर्धचालक कोई तत्व है उसके परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। इनको मुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जो परमाणु की कक्षा कब पूरी होती है? 2, 8, 18, 32। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहली कक्षा होगी, जैसे मान के चलिए 2 है तो वो कक्षा पूर्ण है, 8 है तो पूर्ण है, 18 है तो पूर्ण है और 32 है तो पूर्ण। लेकिन यहाँ पे 4 हैं तो 4 ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहीं भी उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जा सकते हैं या किसी अन्य तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो एक चीज आप ये सब छोड़िए, ये आप याद रखिए कि अर्धचालकों के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनमें चालक और अचालक दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं एक चीज ले लेता हूँ, जैसे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। क्या होता है? 14। अब देखिए इसकी परमाणु कक्षाएं, इसकी कक्षाएं किस प्रकार से भरेंगे हम? ठीक है, ये हो गया मेरा नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये हो गई मेरी कक्षाएं, ऑर्बिट्स हो गए। मैंने परमाणु के बारे में चैप्टर में बताया था किस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। सबसे पहले भराएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद कितने होते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, कितने हो गए? अब 8 हो 2 10 हो गए, 4 और बचे। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे। कितने होना थे? यहाँ पे 18 होने थे, लेकिन बचे कितने? यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे 18 होते तो फिर एक ऑर्बिट्स और बढ़ जाता या फिर वो संख्या वहां पे पूर्ण हो जाती, वो अपने आप में पूर्ण तत्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, सिलिकॉन का है ये, सिलिकॉन का 14 परमाणु क्रमांक होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 4। तो ये सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक ही है। ठीक है, अपन एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये क्या होते हैं? ये मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं और इनसे कई प्रकार की डिवाइसेस बनाई जाती हैं। वो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में हम पढ़ेंगे, उसमें ना बेसिक इलेक्ट्रिकल्स नाम से वो चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन कंडक्ट रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह जो दिए हैं वो सब उसमें आएगा। तो वो सब सेमीकंडक्टर युक्तियां हैं, अर्धचालक से भी बनी युक्तियां हैं, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ ये याद रखिए कि अर्धचालक जो होता है उसके परमाणु जो होते हैं, उस परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सामान्य तापमान पर ये अचालक, सामान्य तापमान पर तो ये अचालक का कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही इनके तापमान में वृद्धि की जाती है इनकी चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज और याद रखना आप, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, हमेशा एग्जाम में आता है, जर्मेनियम और जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, परम शून्य ताप। देखिए एक चीज याद रखना आप, ये चीज नोट कर लेना, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री केल्विन होता है या फिर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर ये हमेशा एक अचालक की भांति कार्य करते हैं। सॉरी ये नहीं, ये दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम और जो सिलिकॉन होता है हमारा, जो सिलिकॉन होता है वो परम शून्य तापमान पर अचालक का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे ही इनका तापमान बढ़ा जाता है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है और ये चालक बन जाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मतलब ही वही है। तो 0 डिग्री केल्विन, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ये आता है सबसे अधिकतर, ये आता है कि परम शून्य ताप होता है। ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप की इकाई वो क्या है? तो परम शून्य ताप या तो फिर वो दे दे 0 डिग्री केल्विन में दे दे या -273 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, परम शून्य ताप ये होता है। और परम शून्य ताप पर अगर एग्जाम में पूछ ले कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का परम शून्य तापमान पर वहां किसकी भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है? अचालक की भांति कार्य करते हैं, चालक की भांति कार्य करते हैं, सेमीकंडक्टर की भांति कार्य करते हैं, तो वे अचालक की भांति कार्य करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर के बारे में लगभग अभी इतना ही है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर एक तरह से पूरे हो चुका है। हमने चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर संपूर्ण होता है। हमारा मौलिक विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ के बारे में हम पूरा लगभग जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना हम पढ़ चुके हैं। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा उसके विषय में, जो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही।
आप अच्छे से रिवीजन करिए। मेरी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप में बना रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक बना रहा हूँ और जीरो बेस से बना रहा हूँ। जो मुझे पता है कि हमारे भाई के पास टाइम बहुत कम होता है पढ़ने के लिए, इसीलिए आप किताब ना उठाइए, सिर्फ वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको किताब उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक भी कीजिए, जो कुछ समस्या है कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट्स भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, नए नए टॉपिक में ला सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसके इन टॉपिक के ऊपर मैं एक सेट पेपर तैयार कर रहा हूं, जिसकी वीडियो में इस वीडियो के बाद में मैं डाल दूंगा। उसका एक बार आप अध्ययन कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो मैंने उसमें बनाए हुए हैं, वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री